Hello students, welcome back. Today we will come to know about the making of nationalism in Europe. This is the map of Europe before 1789. इसमें देखिए एम्पायर्स हैं, किंगडम्स हैं, कोई भी नेशन स्टेट नहीं है। 1750, before 1750 there were no nation states in Europe. 1750 से पहले यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे. Monarchy was prevailing. There was the rule of monarch. राजशाही थी. नेशन स्टेट नहीं था. So there was no common identity. कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी लोगों के बीच. और जब नेशन स्टेट नहीं था, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स वर देयर इन यूरोप, तो ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी नहीं था. और इससे हमने पढ़ा है कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज सीन इन यूरोप इन 1789 आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ टूल टू पेव द वे फॉर नेशनलिज्म इन यूरोप. ये जो आज हम इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन देशों की जो बात करते हैं, ये कोई देश नहीं था, ये सारे के सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे. और किंगडम्स में डिवाइड होने की वजह से देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स. एज अ रिजल्ट देयर वाज नो कॉमन आइडेंटिटी एंड एज अ रिजल्ट देयर वाज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हैब्सबर्ग एम्पायर का. हैब्सबर्ग डायनेस्टी जहाँ रूल करती थी, उसका एम्पायर इतना बड़ा था कि डायनेस्टी हटा करके एम्पायर शब्द का यूज़ किया गया, हैब्सबर्ग एम्पायर. और स्पेशली इन्होंने रूल किया कहाँ? ऑस्ट्रिया और हंगरी पर. इट वॉज ए स्मॉल पैच वर्क ऑफ एल्पाइन रीजन्स. और उस एल्पाइन रीजन्स में कौन कौन से किंगडम्स थे, कौन कौन से रीजन्स थे? टेरोल, ऑस्ट्रिया, सदरलैंड, बोहेमिया. पैचवर्क की मीनिंग क्लियर हो रही है ना? पैचवर्क इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट कलर. कैसा कलर? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन? नो, डिफरेंट कलर. यहाँ मतलब डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर, मतलब डाइवर्सिटी थी पूरी. लेकिन ये सभी आते थे कहाँ? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में. तो दैट्स वाई द वर्ड हैज़ बीन यूज हियर, पैचवर्क. And mostly the people of this region, they use German and Italian languages. जर्मन और इटालियन भाषा यहाँ के लोग बोला करते थे. यूरोपियन सोसाइटी. लेट्स कम टू नो अबाउट द सोसाइटी ऑफ यूरोप. हम यूरोप की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पर. बिफोर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोनार्क, पूरे यूरोप में कैसी सोसाइटी थी? ऑब्वियसली इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रॉड कैटेगरीज, द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास. जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था, दैट वॉज द डोमिनेंट वन. द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप. और ये किसी पर्टिकुलर एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ये पूरे यूरोप की बात हो रही है. एरिस्टोक्रेसी क्यों? रॉयल फैमिली बिलोंगिंग टू द रूलिंग क्लास. ये ओनर होते थे प्रॉपर्टी के और इनका डोमिनेंस होता था. दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टाइल. मीन्स ऑल द मोनार्क्स ऑफ यूरोप, उनका जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल कॉमन था, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी. उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा था. क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ देम वर बिलोंगिंग टू अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दे ऑल वर रिच, प्रॉस्पेरस, वेल्दी. दे वर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो एक ये कॉमन बात थी उनमें. दे ओन्ड लार्ज कंट्रीज, स्टेट्स एंड टाउन हाउसेज.
हालांकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, जैसे फ्रांस में हमने देखा नियर अबाउट 11% वर बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट्स एंड नियरली 89% पीपल दे वर बिलोंगिंग टू द थर्ड ई स्टेट। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात करें तो मैक्सिमम वॉज ओन्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट। यही स्थिति पूरे यूरोप में थी। दे वर कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज। और इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगेन हम फ्रांस से देख सकते हैं, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। लुइस 16 ही वॉज फ्रॉम द फ्रांस एंड हिज क्वीन मैरी एंटोनेट फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इनमें मैरिज टाइज होता था, क्यों? क्योंकि दे वर बिलोंगिंग टू द सेम सोशल क्लास। उनका फाइनेंशियल कंडीशन, उनका सोशल कंडीशन मैच करता था। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ थी उनके बीच में, मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। डिफरेंट रीजन्स में रीजनल डायलेक्ट्स यूज़ होते थे, रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी। लेकिन जो रॉयल फैमिली थी, जो एरिस्टोक्रेट्स थे इन द होल यूरोप, पूरे यूरोप में, वो जनरली फ्रेंच लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द लोअर क्लास। बहुत सिंपल सी बात है, देवर इन मेजॉरिटी और ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट्स थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। दे टिल्ड द लैंड ऑफ द अपर क्लास। दे वर्कड एज सर्फ्स। सर्फ जो वर्ड है वो पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। दोज हु वर टिलिंग द लैंड ऑफ द अदर्स, they were known as serf and this process was known as serfdom. Now with the passage of time, industrial revolution started. क्या था ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन मीन्स ड्रास्टिक चेंज, इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्री सेटअप की गई एंड नाउ प्रोडक्शन, द मोड ऑफ प्रोडक्शन वॉज चेंज्ड। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन वॉज टेकिंग प्लेस, घर में चीज़ें बनती थी। लेकिन अब इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई और जो प्रोडक्शन होने लगा वो लार्ज स्केल पर मास प्रोडक्शन होने लगा, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है रिवॉल्यूशन, फॉर ड्रास्टिक चेंज इन प्रोडक्शन। क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से? इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वर द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सिटीज और टाउन्स कैसे ग्रोथ करने लग गए? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया migrated to the urban area in search of job. And the best part of this industrial revolution was that emergence of commercial classes. There was the rise of a new middle class that consisting of industrialists, businessmen and professionals. Professionals like teachers, doctors, lawyers. They all were educated and liberal mind. And since they were educated, so they advocated the removal of aristocratic privileges. ये पढ़े लिखे लोग थे, रैशनल थे, लॉजिक्स थे इनके पास, इसलिए इन्होंने जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे उनके पक्ष में ये कभी नहीं रहे। उन्होंने इन सारी चीज़ों का विरोध किया। और फिर एक नया कंसेप्ट आया, लिबरल नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की मीनिंग तो क्लियर है। अब ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? ऐसे नेशनलिस्ट जो लिबरल माइंडेड थे, जो लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे और उनके उस सपोर्ट के साथ साथ उनके मन में देशभक्ति भी थी, अपने नेशन के प्रति, अपने नेशन स्टेट के प्रति इमोशन भी था। उन्हें हम लिबरल नेशनलिस्ट कहते हैं और प्रोसेस जो है वो लिबरल नेशनलिज्म है। क्या है ये लिबरलिज्म? द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। फ्री, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप कुछ भी काम करने के लिए फ्री हो, आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो, आप कुछ भी सोचने के लिए फ्री हो।
यहाँ फ्री स्टैंड्स फॉर, यहाँ फ्री का मतलब क्या है? तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ इस लिबरलिज्म, इस फ्री को हम दो रेफरेंस में पढ़ेंगे, पहला पॉलिटिकल स्फेयर और दूसरा इकोनॉमिक स्फेयर। लेट्स कम टू नो व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। क्या है ये लिबरलिज्म, क्या विचारधारा है, किस विचार को फॉलो करने वाले, किस व्यू को फॉलो करने वाले लोगों को हम लिबरल बोलेंगे। अगर कोई कहता है कि वो लिबरल है, वो लिबरलिज्म में विश्वास रखता है, तो उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लिबरलिज्म कहता है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम देना है, एंड देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लॉ से बढ़कर कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं, सबको ही समान होना चाहिए। सेकंड बात वो कहता है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सरकार बननी चाहिए, लेकिन कंसेंट से। कंसेंट मीन्स अप्रूवल, परमिशन, स्वीकृति, सहमति, सबकी सहमति से होकर के सरकार बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ ये इस बात को भी महत्व देता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस। और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। कैसे? थ्रू पार्लियामेंट। क्लास 9th में हमने पढ़ा है ना, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन। तो ये जो लिबरल्स थे, ये इंस्टीट्यूशनल वर्क को सपोर्ट करते थे। इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वर्क होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मेंटेन रह पाएगी, तभी तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रह पाएगा। दे वर इन अगेंस्ट ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी, रॉयल फैमिली, क्लरिकल, क्लर्जी से बना हुआ वर्ड है ये, जो क्लर्जी होते थे ना, ऑफिशियल्स, चर्च ऑफिशियल्स, इनको जो प्रिविलेजेस थे, इन्होंने इसका विरोध किया। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन्हें सरकार भी चाहिए थी कंसेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चाहिए थी, पार्लियामेंट के भी फेवर में थे, ऑटोक्रेसी का विरोध भी करते थे, क्लर्गियल ऑफिशियल्स का भी विरोध करते थे। लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट करते थे। यूनिवर्सल सफरेज को लेकर के, इस बात को लेकर के कि क्या राइट टू वोट सभी को होना चाहिए, इन्होंने कभी खुल करके इस बात को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, डिस्कशंस होते थे, ये उनके बातचीत का एक मुद्दा हुआ करता था, लेकिन ओपनली इन्होंने कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया कि एवरीवन शुड गेट अ राइट टू वोट। ये फ्रीडम था पॉलिटिकल स्फेयर में। अगर ऐसी चीजें हैं समाज में, तो वो मानते थे कि यहाँ लिबरलिज्म है और ये देश हित में है। सेकेंड एस्पेक्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में। इकोनॉमिक स्फेयर में क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो इकोनॉमिक स्फेयर में सपोर्ट करते हैं लिबरलिज्म को, वो कब मानेंगे कि लिबरलिज्म है, वो कब मानेंगे कि वो फ्री हैं? जब उन्हें ट्रेड करने की आज़ादी मिलेगी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। उनका कहना था मार्केट को फ्री छोड़ दो, जिसके पास चीज़ें हैं, जो सप्लाई कर सकता है, शुड बी फ्री टू कम टू द मार्केट। वो अपनी चीज़ों को मार्केट में आकर बेचने के लिए फ्री कर दिया जाना चाहिए। जिसको डिमांड है उस चीज़ की, उसको मार्केट में जाकर के उन चीज़ों को खरीदने की परमिशन हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ वो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं? ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में आप देखिए, वहाँ पर बहुत ही क्लियर बताया हुआ है कि जो करेंसी थी वो यूनिफाइड नहीं थी, वो पूरे देश में एक नहीं थी। जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो यूनिफाइड नहीं थे, डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग थे। अगर कोई मर्चेंट ट्रैवल करता था हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग के लिए अपनी चीज़ों को बेचने के लिए,
तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे। है ना आश्चर्य की बात, 11 कस्टम बैरियर्स अपने ही देश में रहते हुए, और हर एक बैरियर पर उसे करीब करीब 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी। कितना मुश्किल होता होगा ट्रेड करना। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में एलए की। ये लेंथ को बताता है। फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर है अगर हम एल की बात करें। अगर हम मेंस चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू 55.1 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर हम न्यूरमबर्ग चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू 65.6 सेंटीमीटर हो जाती है। इतना ज़्यादा वेरिएशन, सोच करके देखिए आप लोग कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा कैलकुलेशन करना, कितना डिफ़िकल्ट होता होगा पेमेंट करना। और इन्हीं सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए उन्होंने डिमांड किया कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड हमारा फ्लरिश नहीं कर रहा है तो फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाना, उसे साउंड कर पाना मुश्किल है। ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। और इसलिए ही प्रशा ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जो थे, क्योंकि जर्मन कन्फेडरेशन भी जो था वो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, तो प्रशा ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स उसमें ज्वाइन हुए और उन्होंने जॉल्वेरीन बनाया। क्या है ये जॉल्वेरीन? एक ट्रेड यूनियन है, ट्रेडर्स का अपना एक यूनियन है। और इस यूनियन ने क्या किया? अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इमेजिन करिए कि 30 करेंसीज चलती थी और उन्हें फिर कम करके 2 तक में लाया गया। तो इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म का मतलब था वो यही कि ट्रेड को विदाउट रेस्ट्रिक्शन फ्लरिश करने दिया जाए, ट्रेडर्स को ग्रो करने दिया जाए, उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने दिया जाए, मार्केट को फ्री किया जाए। जो डिफरेंसेस थे, यही काम तो नेपोलियन ने भी किया था। वेट्स एंड मेजर्स एंड करेंसी, इनको यूनिफाई कर दिया था पूरे देश में। ये हमारा है लिबरल नेशनलिज्म इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर। इस वीडियो में बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। उसमें हम ये देखेंगे कि कंजर्वेटिज्म है क्या, हु आर कंजर्वेटिव्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।